हेलो साथियों, आज इस वीडियो पर हम गुप्त साम्राज्य संबंधित महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चनों को देखने वाले हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। उसके पहले हम गुप्त साम्राज्य संबंधित सारांश देख लेते हैं ताकि हमारा कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। हमने पहला पॉइंट लिया है गुप्त वंश की स्थापना और प्रारंभिक शासक। तो देखिए, गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त को माना जाता है। इन्होंने ही गुप्त साम्राज्य की नींव रखी थी, इसलिए इनको प्रथम शासक माना जाता है। इन्होंने 240 ईसा में गुप्त साम्राज्य की स्थापना की थी। फिर इनके बाद इनका पुत्र आया, इनका उत्तराधिकारी हुआ घटोत्कच, जिन्होंने साम्राज्य को सुदृढ़ किया, परंतु राजनीतिक रूप से छोटे क्षेत्र तक ही सीमित रहे। और गुप्त साम्राज्य की राजधानी जो थी वो पाटलिपुत्र थी। अब देखिए, घटोत्कच का पुत्र हुआ चंद्रगुप्त प्रथम। तो चंद्रगुप्त प्रथम को ही गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इन्होंने लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया, जिससे राजनीतिक और सामाजिक स्थिति मजबूत हुई। यानी गुप्त साम्राज्य का काफ़ी विस्तार हुआ राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने गुप्त साम्राज्य को विस्तार किया, गुप्त साम्राज्य का विस्तार किया, इसीलिए इनको वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो और इसी समय से गुप्त संवत 320 ईस्वी का प्रारंभ हुआ और इन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। और महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाले पहला गुप्त शासक माने जाते हैं चंद्रगुप्त प्रथम। तो ये आपको याद रखना है। अब देखिए, चंद्रगुप्त प्रथम का जो पुत्र हुआ वो हुआ समुद्रगुप्त, और जिनका शासन काल रहा 335 से 375 ईसा पूर्व। और इन्हें भारत का नेपोलियन कहा गया। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया। और ये चंद्रगुप्त प्रथम का वीर पुत्र था, वीर शासक था, जिनका वीर अभियानों की जानकारी इलाहाबाद स्तंभ लेख प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। और इस प्रशस्ति के रचयिता थे कवि हरिसेन, जो इनके दरबारी कवि और मंत्री थे। समुद्रगुप्त ने उत्तर और दक्षिण दोनों दिशाओं में विजयों का विस्तार किया, जिसे दक्षिणापथ विजय कहा जाता है। इन्होंने अश्वमेध यज्ञ भी किया, जिससे सार्वभौमिक सत्ता का प्रदर्शन हुआ। इन्होंने कई पराजित राज्यों को पुनः स्वतंत्र किया, ताकि भारत में सांस्कृतिक एकता बनी रहे। और इस प्रकार से V.A. स्मिथ ने इन्हें भारत का नेपोलियन कहा। तो ये आपको याद रखना है। तो इनके कूटनीतिक युद्ध और विजय अभियानों के लिए इन्हें भारत का नेपोलियन कहा गया था। तो ये आपको याद रखना है समुद्रगुप्त को। अब समुद्रगुप्त के बाद उनका पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय हुए, और जिनका शासनकाल रहा 375 से 415 ईसा तक। समुद्रगुप्त का पुत्र है चंद्रगुप्त द्वितीय। इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, और गुप्त साम्राज्य का स्वर्ण युग इन्हीं के काल में आया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन भी बनते हैं कि किस युग को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है, और किनके शासन काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर विक्रमादित्य, इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो देखिए, चंद्रगुप्त जो द्वितीय थे, विक्रमादित्य थे, उन्होंने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र तो रखी ही थी, और उपराजधानी उन्होंने उज्जैन को भी बनाया और अपने साम्राज्य का विस्तार किया। उन्होंने शक क्षत्रपों को पराजित कर पश्चिम भारत तक साम्राज्य फैलाया। इनके शासनकाल में विदेशी यात्री फाह्यान चीन से भारत आया, जो कि 399 से 414 ईसा तक रहा। उन्होंने भारत की धार्मिक सहिष्णुता और समाज का वर्णन किया। और इनके जो दरबार में थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न थे, जिनमें कालिदास, वरामिहिर, धन्वंतरी, वरुचि, शंकु, घटकपर, अमर सिंह, वेताल भट्ट और छपड़क। तो इस प्रकार से नवरत्न थे। तो ये नवरत्न माने जाते थे। जो कवि थे, तो ये अलग अलग कवि थे। जैसे वरामिहिर खगोल शास्त्री थे, धन्वंतरी चिकित्सा के थे, कालिदास प्रमुख संस्कृत के विद्वान थे। तो इस प्रकार से नवरत्न इनको माना जाता है। और ये कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि किस शासनकाल में नवरत्न थे, या फिर इस तरीके से क्वेश्चन बनता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कौन कौन से नवरत्न थे। इस तरीके से
क्वेश्चन बनते हैं। कला व साहित्य कालिदास की जो अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूत, रघुवंशम जैसी अमर कृतियाँ इसी काल में लिखी गई। इसीलिए इनका कला और साहित्य का काफ़ी विस्तार हुआ, उत्कृष्टता आई। इसीलिए इनको स्वर्ण युग भी कहा जाता है, स्वर्ण काल भी कहा जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल को। अब जो चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र था कुमारगुप्त, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी हुए और इनका शासनकाल 415 से 455 ईसा तक रहा। इन्होंने स्कंद कार्तिकेय की पूजा प्रारंभ की, जिससे उन्हें महेंद्रदीप्त कहा गया। शिक्षा क्षेत्र में इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की और अंत समय में पुष्यमित्रों और हुड़ों का उदय हुआ। स्कंदगुप्त, अब देखिए इनका पुत्र हुआ कुमारगुप्त का पुत्र हुआ स्कंदगुप्त, जो कि इन्होंने हुड़ों के आक्रमण को रोका, परंतु लगातार युद्धों से साम्राज्य कमजोर हो गया और उनके शासनकाल के बाद गुप्त साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो गया। तो गुप्त काल में जो प्रशासनिक व्यवस्था थी कुछ इस प्रकार से थी, यानी कि राजतंत्र आधारित शासन थी। राजतंत्र शासन आधारित यानी कि राजा के बाद उसका पुत्र ही राज्य बनता था। राजा सर्वोच्च होता था, परंतु मंत्रियों की परिषद यानी मंत्री परिषद से परामर्श लेते थे। राजकीय उपाधियाँ जैसे परमेश्वर, परभट्टकारम, महाराजाधिराज की उपाधियाँ धारण करते थे। प्रशासनिक इकाइयाँ जिसमें साम्राज्य जो थी भुक्ति प्रांत कहलाता था, विषय जिला और ग्राम गांव कहलाता था। और भुक्ति का प्रमुख उपरिक कहलाता था, विषय का प्रमुख विषयपति और ग्राम का प्रमुख ग्रामीण। कर व्यवस्था प्रमुख कर जैसे भाग, भूमि का उपज का 1/4 हिस्सा लिया जाता था। सैन्य संगठन स्थायी सेना थी, घुड़सवार और हाथियों की सेना थी। धर्म और समाज, तो गुप्त शासक जो थे वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, परंतु वे सभी धर्मों के प्रति धार्मिक सहिष्णुता रखते थे। बौद्ध धर्म में प्रचलित था, अजंता की गुफाएं इसका उदाहरण है। जैन धर्म और शैव धर्म में भी संरक्षण मिला। इस काल में प्रमुख विद्वान हुए थे, जिसमें कालिदास की प्रमुख रचना अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूत और रघुवंशम है। भास का प्रमुख रचना है स्वप्नवासदत्तम। विष्णु शर्मा जो कि पंचतंत्र इस काल की परंपरा से जुड़ा हुआ है। वराहमिहिर जो कि बृहद संहिता, पंच सिद्धांतिका, आर्यभट्ट का आर्यभट्टीय, अमर सिंह का अमरकोश संस्कृत कोश का आधार। इसी प्रकार देखिए विज्ञान और तकनीकी प्रगति भी आई, जिसमें गणित जो कि आर्यभट्ट ने शून्य और पाई का मान निकाला। खगोल शास्त्र पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूमती है, यह विचार सबसे पहले आर्यभट्ट ने दिया। चिकित्सा के क्षेत्र में धन्वंतरी आयुर्वेद के महान चिकित्सक माने गए। अब देखिए गुप्तों का पतन, गुप्त साम्राज्य का पतन का प्रमुख कारण क्या था, यह किसके शासनकाल से प्रारंभ हुआ? तो स्कंदगुप्त के बाद साम्राज्य का उत्तराधिकार संघर्ष शुरू हुआ। हुनों के आक्रमण और इसको तोरण वंश आ गया, गुप्त वंश के बाद तोरण वंश गुप्त साम्राज्य को कमजोर कर दिया। स्थानीय राज्यों का उदय हुआ और धीरे धीरे साम्राज्य का विघटन हो गया। लगभग 550 ईसा तक गुप्त साम्राज्य का समाप्त हो गया। तो देखिए गुप्त काल का महत्व, इसे भारत का स्वर्ण युग कहा गया। तो क्यों कहा गया? राजनीतिक एकता, कला और स्थापत्य का उत्कृष्ट आया, संस्कृत भाषा और साहित्य का स्वर्ण काल, विज्ञान, गणित और खगोल शास्त्र में महान गणितज्ञ हुए, महान खगोल शास्त्री हुए और चिकित्सा के क्षेत्र में काफ़ी प्रादुर्भाव हुआ, इसलिए इसको भारत का स्वर्ण युग कहा गया। जैसे कि शिक्षा के महान केंद्र जैसे नालंदा विश्वविद्यालय का विकास हुआ। आइए अब महत्वपूर्ण जो प्रश्न है MCQ हैं 50, उसको देखते हैं। पहला प्रश्न है गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया। देखिए सारांश पढ़ने के बाद ऑप्शन है समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, श्रीगुप्त या कुमारगुप्त। इसका सही जवाब हो गया श्रीगुप्त। श्रीगुप्त को गुप्त वंश का संस्थापक माना जाता है और इन्होंने लगभग 240 ईसा में गुप्त साम्राज्य की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त प्रथम ने किससे विवाह किया था? तो देखिए चंद्रगुप्त ने कुमार देवी जो लिच्छवी गणराज की राजकुमारी थी इससे विवाह किया और गुप्तों की राजनीतिक स्थिति काफ़ी मजबूत हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं समुद्रगुप्त के शासन काल की जानकारी किस स्रोत से मिलती है? प्रयाग प्रशस्ति से, इलाहाबाद स्तंभ लेख से, एरड़ अभिलेख से या जूनागढ़ अभिलेख से?
तो देखिए इसका सही जवाब है इलाहाबाद स्तंभ लेख से। इलाहाबाद स्तंभ लेख हरिशेर कवि द्वारा लिखा गया था, जिसे समुद्रगुप्त के विजयों का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है? स्वर्ण युग, लौह युग, अंधकार युग, पाषाण युग। तो इसका सही जवाब है स्वर्ण युग। गुप्त काल को भारतीय संस्कृति, साहित्य, कला और विज्ञान की उन्नति के कारण भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा? L.A. राइस, R.C. मजूमदार, V.A. स्मिथ या रोमिला थापर। इसका सही जवाब है V.A. स्मिथ। ब्रिटिश इतिहासकार V.A. स्मिथ थे। इन्होंने समुद्रगुप्त को उनकी युद्ध नीति और विजयों के कारण भारत का नेपोलियन कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय का एक और नाम था, तो क्या नाम था? तो इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। इस प्रकार से चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य भी कहा जाता है। उनके समय में कला और साहित्य का बहुत विकास हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार का प्रसिद्ध कवि कौन था? तो देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न थे, जिनमें कालिदास, भभूति, बाणभट्ट, हर्षवर्धन, इस तरीके से नवरत्न थे, जिसमें कालिदास प्रमुख प्रसिद्ध कवि थे, ठीक है, जो कि संस्कृत और साहित्य के महान कवि थे। फाह्यान भारत आया था तो किसके शासनकाल में आया था? तो देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था, और चीनी यात्री थे फाह्यान, और इन्होंने 399 से 414 इसके बीच भारत रहे, और उन्होंने सामाजिक स्थिति का वर्णन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कालिदास की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? जिसमें मृच्छकटिकम, अभिज्ञान शकुंतलम, मुद्राक्षस, रत्नावली। तो इसका सही जवाब है अभिज्ञान शकुंतलम। कालिदास की प्रसिद्ध रचना है अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूत। इस प्रकार से कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम संस्कृत की सर्वश्रेष्ठ नाट्यकृति मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुप्त शासकों ने किस धर्म का पालन किया? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वैष्णव धर्म या शैव धर्म। इसका सही जवाब है वैष्णव धर्म। तो अधिकांश गुप्त शासक वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, और यद्यपि वे धार्मिक सहिष्णु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुप्त काल की प्रमुख मुद्रा क्या कहलाती थी? तो देखिए गुप्त काल की जो मुद्रा थी वो स्वर्ण मुद्रा कहलाती थी, और गुप्त शासक स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन करते थे, जिन्हें दिनार कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन किस कवि ने किया? ऑप्शन है हरिशेर, कालिदास, भास या वराहमिहिर। इसका सही जवाब है हरिशेर। समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन हरिशेर ने किया था। हरिशेर समुद्रगुप्त का दरबारी कवि और मंत्री था, जिसने इलाहाबाद प्रशस्ति लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आर्यभट्ट का संबंध किस काल से है? मौर्य काल, गुप्त काल, हर्ष काल, पाल काल। तो इसका सही जवाब है गुप्त काल। आर्यभट्ट का संबंध गुप्त काल से है। आर्यभट्ट गुप्त काल के महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे, उन्होंने आर्यभट्टी ग्रंथ लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन है कांची, बेतवा, देवगढ़, उज्जैन। इसका सही जवाब है देवगढ़। देवगढ़ उत्तर प्रदेश में स्थित है, और दशावतार मंदिर यही है, जो कि गुप्तकालीन वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुप्त काल की लिपि कौन सी थी? ऑप्शन है ब्राह्मी, खारोष्टी, नागरी, शारदा। इसका सही जवाब है ब्राह्मी। देखिए गुप्त काल में ब्राह्मी लिपि का व्यापक उपयोग होता था, जिसे आगे चलकर देवनागरी लिपि विकसित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुप्त काल के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कौन थे? ऑप्शन है चरक, सुश्रुत, आर्यभट्ट, नागार्जुन। तो इसका सही जवाब है आर्यभट्ट। गुप्त काल के जो प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे वो आर्यभट्ट थे, और आर्यभट्ट ने पृथ्वी के गोलाकार होने और उसकी धुरी पर घूमने की बात कही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नवरत्न प्रणाली किस शासक से जुड़ी है? इसका सही जवाब है चंद्रगुप्त द्वितीय, जो विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था, और इन्हीं के दरबार में नवरत्न थे, जैसे जिसमें महान जो कवि थे वो कालिदास थे, और इनके दरबार में कालिदास सहित 9 विद्वान थे, जिन्हें नवरत्न कहा गया। अगला प्रश्न देखते हैं, गुप्त काल की राजधानी कहाँ थी? तो देखिए गुप्त काल की राजधानी पाटलिपुत्र थी, और बाद में चंद्रगुप्त द्वितीय ने
उज्जैन को भी उप राजधानी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हुड़ आक्रमण किस गुप्त शासक के समय हुआ? देखिए, हुड़ आक्रमण जो है स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ और इन्होंने भारत की रक्षा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुप्त काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला या कांचीपुरम? इसका सही जवाब है नालंदा। नालंदा विश्वविद्यालय गुप्त काल में एक प्रमुख शिक्षा का केंद्र था। सॉरी साथियों, माय मिस्टेक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुमार गुप्त ने किस देवता की पूजा की थी? विष्णु, कार्तिकेय, कुमार स्वामी या स्कंद? इसका सही जवाब है स्कंद। तो देखिए, कुमार गुप्त ने स्कंद कार्तिकेय की पूजा प्रारंभ की थी जिससे उन्हें अलग उपाधि मिली महेंद्रदीप्त की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुप्त काल में सर्वाधिक प्रसिद्ध धातु मूर्तियाँ किस धातु की थी? तांबे की, लोहे की, सोने की या कांस्य की? इसका सही जवाब है कांस्य की। गुप्त काल में कांस्य मूर्ति कला अत्यधिक विकसित थी, जैसे कि सुल्तानगंज बुद्ध प्रतिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त शासकों ने किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई थी? गणराज्य, धर्मतंत्र, राजतंत्र, समाजवादी? तो इसका सही जवाब है राजतंत्र। गुप्त शासक वंशानुगत राजतंत्र का पालन करते थे, यानी कि पिता के बाद पुत्र उत्तराधिकारी होता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भास कौन थे? कवि, गणितज्ञ, खगोल शास्त्री, नाट्यकार? इसका सही जवाब है नाट्यकार। जो भास थे वो गुप्त काल के प्रसिद्ध नाटककार, संस्कृत नाटककार होते थे। अगला प्रश्न है, गुप्त साम्राज्य का सर्वोच्च काल किसके शासनकाल में या किसके शासनकाल को माना जाता है? तो इसका सही जवाब है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय जो विक्रमादित्य की उपाधि धारण किए थे और इन्हीं के समय में कला, साहित्य और शासन व्यवस्था का उत्कृष्टता देखने को मिला और इसीलिए इनके काल को स्वर्ण युग कहा गया। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद स्तंभ लेख किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत, प्राकृतिक, पाली या अपभ्रंश? तो इसका सही जवाब है संस्कृत। इलाहाबाद स्तंभ लेख संस्कृत भाषा में लिखा गया है और यह शिलालेख संस्कृत में रचित गुप्त काल में साहित्य का उत्कृष्ट को दर्शाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, समुद्रगुप्त का विजय अभियान को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है दक्षिण विजय, उत्तर विजय या दक्षिणापथ विजय या अश्वमेध विजय? तो इसका सही जवाब है अश्वमेध विजय, सॉरी दक्षिणापथ विजय, माय मिस्टेक। समुद्रगुप्त की जो विजय अभियान थे उसको दक्षिणापथ विजय के नाम से जाना जाता है। समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत के राज्यों पर व्यापक अभियान चलाया था जिसे दक्षिणापथ विजय अभियान कहा गया। अगला प्रश्न है, आर्यभट्ट की प्रमुख कृति कौन सी है? तो देखिए, आर्यभट्ट की प्रमुख कृति जो है आर्यभट्टी है। आर्यभट्ट जो है आर्यभट्टी गणित और खगोल शास्त्र पर आधारित प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की जिसमें पाई का मान भी बताया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, वराहमिहिर किस क्षेत्र के प्रसिद्ध विद्वान थे? चिकित्सा, खगोल शास्त्र, युद्ध कला या वास्तुकला? तो इसका सही जवाब है खगोल शास्त्र। देखिए, वराहमिहिर ने बृहद संहिता, अपनी जो प्रमुख रचना है वराहमिहिर की बृहद संहिता और पंच सिद्धांतिका नामक, इन्होंने खगोल के बारे में विस्तार से बताई है। अगला प्रश्न देखते हैं, गुप्त काल के समय का सबसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय कौन सा था? तो इसका सही जवाब है नालंदा, जो कि शिक्षा का प्रमुख केंद्र था और ह्वेन सांग जैसे विद्यार्थी भी यहाँ पर शिक्षण लेने हुए आए थे। अगला प्रश्न देखते हैं, गुप्त काल की प्रमुख वास्तुकला शैली कौन सी थी? ऑप्शन है द्रविड़, नागर, वेसर या पल्लव? इसका सही जवाब है नागर। गुप्त काल में नागर शैली के प्रसिद्ध जो मंदिर है वो देवगढ़ है जो कि उत्तर प्रदेश में है और ये नागर शैली का एक महत्वपूर्ण उदाहरण पेश करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, बृहद संहिता किसकी रचना है? तो अभी आपने देखा कुछ देर पहले वराहमिहिर की बृहद संहिता प्रमुख रचना है जिसमें खगोल, ज्योतिष, वास्तु और पर्यावरण विज्ञान का पर आधारित है। अगला प्रश्न देखते हैं, गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा पर कौन सी आकृतियां अंकित रहती थी? ऑप्शन है देवी दुर्गा, विष्णु, राजा की छवि या बुद्ध? तो इसका सही जवाब है राजा की छवि। जो गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा थी वो प्राय राजा का चित्र या विजय दृश्य अंकित रहता था।
अगला प्रश्न देखते हैं, गुप्त काल में कौन सा धर्म सबसे अधिक प्रचलित था? बौद्ध धर्म कि वैष्णव धर्म कि जैन धर्म कि शैव धर्म? तो इसका सही जवाब है वैष्णव धर्म। गुप्त काल में जो सबसे अधिक प्रचलित धर्म थी वो वैष्णव धर्म थी। अधिकांश गुप्त शासक विष्णु के उपासक थे, परंतु वे सभी धर्मों के प्रति सहिष्णु थे। अगला प्रश्न देखेंगे, हैन सांग भारत आया था तो किस काल में आया था और किसके शासनकाल में आया था? तो देखिए, हैन सांग जो है वो हर्षवर्धन के काल में आया था और 7वीं शताब्दी में आया था, जबकि फाह्यान गुप्त काल में आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुप्त काल के प्रसिद्ध चिकित्सक कौन थे? तो धन्वंतरी, जो नवरत्नों में से एक थे, और धन्वंतरी गुप्त काल के प्रसिद्ध वैद्य थे जिन्हें आयुर्वेद का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, गुप्त काल में उपगुप्त कौन थे? देखिए, गुप्त काल में उपगुप्त बौद्ध भिक्षुओं को कहा जाता था जिन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार में योगदान दिया। अगला प्रश्न देखेंगे, गुप्त काल में किस कला का उत्कर्ष हुआ? गुप्त काल में किस कला का उत्कर्ष हुआ? तो देखिए, चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्य कला। तो देखिए, तीनों उपरोक्त सभी कलाओं का अद्भुत विकास हुआ और ये इसका उदाहरण है अजंता की गुफाएं। अगला प्रश्न देखते हैं, अजंता की प्रसिद्ध गुफाएं किस काल की हैं? तो गुप्त काल की हैं, और गुप्त काल में अजंता की बौद्ध गुफाओं में सुंदर भित्ति चित्र का बनाए गए हैं जो कि उत्कृष्ट कला का प्रदर्शन है। अगला प्रश्न देखते हैं, समुद्रगुप्त की अश्वमेध यज्ञ मुद्रा का क्या महत्व था? ऑप्शन है धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक या सांस्कृतिक। इसका सही जवाब है राजनीतिक। समुद्रगुप्त की अश्वमेध यज्ञ का जो महत्व था वो राजनीतिक दृष्टि से काफ़ी महत्व था और अपनी सार्वभौमिक सत्ता का प्रदर्शन उन्होंने अश्वमेध यज्ञ से किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, गुप्त शासक कौन सा कर लगाते थे? तो देखिए, भूमि कर, जल कर, व्यापार कर, उपरोक्त सभी कर जो है गुप्त शासक लगाते थे और ये कर जो है उत्पादन कर पर वसूला जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं, गुप्त काल में किस धातु के लोहे का स्तंभ बना जो आज भी जंग रहित है? गुप्त काल में किस धातु से लोहे का स्तंभ बना जो आज भी जंग रहित है? तो ये कहाँ पर है? मेरठ, दिल्ली, उज्जैन या नालंदा? तो देखिए, दिल्ली में है। दिल्ली के महारौली स्थित लौह स्तंभ गुप्तकालीन तकनीकी उत्कृष्टता का प्रमाण है जो कि जंग रहित है, आज भी देखा जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, गुप्त काल के प्रमुख कर को क्या कहा जाता था? तो ऑप्शन है बलि, भूमि कर या भोग कर या भाग। तो भाग कहा जाता था। गुप्त काल के जो प्रमुख कर होते थे उसको भाग कहा जाता था, जो उपज का लगभग 1/4 हिस्सा होता था। अगला प्रश्न है, कुमार देवी किस वंश की थी? तो देखिए, कुमार देवी जो है लिच्छवी गणराज्य की राजकुमारी थी और जिनसे चंद्रगुप्त प्रथम ने विवाह किया था, तो ये गुप्त वंश से संबंधित थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुप्त काल की प्रशासनिक इकाई विषय का प्रमुख कौन होता था? तो विषय का प्रमुख विषयपति होता था। विषय मतलब जिला होता था, जिलाधीश इसका प्रमुख होता था, और ग्रामीण, ग्रामीणी और भास का जो होते थे राज्य साम्राज्य के प्रमुख होते थे। अगला प्रश्न देखते हैं, गुप्त शासक स्वयं को किस उपाधि से अलंकृत करते थे? तो गुप्त शासक महाराजाधिराज, परमेश्वर, परभट्टारक, उपरोक्त सभी जो उपाधियां थी वो धारण करते थे, अपनी धार्मिक व राजनीतिक शक्ति का प्रदर्शन करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुप्त काल की स्त्रियां मुख्यतः किस कार्य में निपुण होती थीं? तो देखिए, गुप्त काल की जो स्त्रियां थी वो संगीत और नृत्य पर विशेष फोकस था और इसमें वो निपुण होती थीं और वो इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थी। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में विदेशी व्यापार किन देशों से होता था? तो देखिए, गुप्त काल में चीन, रोमन साम्राज्य, दक्षिण एशिया, उपरोक्त सभी यानी कि दक्षिण एशियाई देशों में जो विदेशी व्यापार का फैला हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, लास्ट जो क्वेश्चन है, गुप्त काल का अंत लगभग कब हुआ? तो 550 ईसा तक गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया था। हूण आक्रमण और आंतरिक कमजोरी के कारण गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगी होगी।
तो एक लाइक का बटन अवश्य दबा दीजिएगा। चैनल पर नए हो चैनल से जुड़ेंगे, इसी तरह की जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।